तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 682 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वोल्टिंग कुनपेंग की पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने ड्रैगन सोल के वेरिएंट को चेंज करते हुए वोल्टिंग ड्रैगन किंग में कन्वर्ट कर देता है। इधर अपने सामने फिर से ड्रैगन को चेंज करते हुए देख कर तो एल्डर किंग टियान की और ज्यादा फटी, पर वो उसके अलावा आगे कुछ कर भी पाते उससे पहले ही वोल्टिंग ड्रैगन किंग उन सभी डिसाइपल्स के ऊपर अपनी ब्रेथ अटैक करता है। 100 के 100 जो एक्सपर्ट्स ज़ूफेन के वोल्टिंग ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, वो सभी वहीं पर उसकी आंख में चल करके खाक हो जाते हैं। तो एल्डर किंग टियान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ज़ाओ डज़ू भी फिर से डर के मारे कांपते हुए कहता है कि जब मैंने ये जेंटल फिल्म को पहली बार देखा था, तो तब तो ये काफी ज्यादा वीक थी, तो फिर आखिर अब ये ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन टियान अभी भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस कमीने बच्चे के पास में अभी भी काफी सारी मेड स्किल्स हैं, तो मुझे अभी कभी वो सब कुछ बताओ जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। किंग टियान को इस तरह चिल्लाते देख ज़ाओ डज़ू थोड़ा घबरा जाता है और फिर उनसे कहता है, एल्डर, अब शायद ही उसके पास में कोई और ग्रेट मूव बचा हुआ हो। हालांकि उसके पास में अभी भी एक और वेरिएंट बचा हुआ है, हालांकि उसके पास में अभी भी उसके पर्पल ड्रैगन का सोल वेरिएंट बचा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एम्बोस यानी कि घात लगाकर हमला करने में ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए वो इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है। इसी के साथ में दिखाया जाता है कि ज़ूफेन की ड्रैगन सोल अब पर्पल ड्रैगन किंग में चेंज हो जाती है और अपनी पर्पल लाइटनिंग के साथ हमला करते हुए उनके और भी कई सारे एक्सपर्ट्स को वहीं पे एक ही बार में खत्म कर देती है। तो एल्डर किंग टियान और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए ज़ाओ डज़ू से कहते हैं कि क्या तुम अभी इसी सोल वेरिएंट के बारे में कह रहे थे? क्या तुम्हें ये कहीं से भी नथिंग स्पेशल लगता है? बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें कहीं से भी इस वेरिएंट की पावर कम लगती है? मगर खैर छोड़ो, अब कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें ढंग से कुछ पता भी नहीं है। इसलिए अब मैं खुद आगे जाऊंगा और उसके उस सोल वेरिएंट को नष्ट कर डालूंगा। इतना कहकर के एल्डर किंग टियान ज़ूफेन के ड्रैगन सोल के ऊपर हमला करने के लिए खुद बड़ी तेजी से निकल जाते हैं। खड़ा ज़ाओ डज़ू भी उन्हें चिल्लाते हुए बता रहा होता है, एल्डर किंग टियान, ज़ूफेन के इस पर्पल ड्रैगन वेरिएंट का डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एल्डर किंग टियान उसे कह रहे होते हैं कि साले चूतिया, बाहर में जा, मैं तेरा विश्वास ही नहीं करूंगा। बातों पर विश्वास करने के चक्कर में मैं ऑलरेडी अपने कई सारे साथियों को खो चुका हूँ, इसलिए अब तू भाड़ में जा, मैं खुद इसकी पावर्स को अपने हाथों से चेक कर लूंगा। इतना कहकर के फिर वो ज़ूफेन के पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से जाने लगते हैं। कि उस ओर जाता हुआ ज़ूफेन भी थका हुआ उसे ही देख रहा होता है, मगर उसके सामने अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स के खड़े होने की वजह से वो उस ओर नहीं जा पाता। एल्डर किंग टियान ठीक ज़ूफेन के उस पर्पल ड्रैगन किंग के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और ज़ूफेन के पर्पल ड्रैगन किंग के सोल के ऊपर अपने पंच से हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। वो पहले अपनी दूसरी साइड पर देखने लगते हैं कि उस साइड पर क्या हो रहा है, और इधर ज़ूफेन को देखते हुए अपने मन में यही कहते हैं, इस बंदे की वो शिफ्ट वाली पावर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब जब ज़ूफेन अपनी फुल पावर के साथ में 4 एक्सपर्ट्स को फेस कर रहा है, तो अगर वो उन चारों से हेड ऑन जाकर के फाइट लड़ता है, फिर तो भले ही उसके पास में उसकी वो डेमोनिक स्वॉर्ड ही क्यों ना हो, जिसकी पावर से वो मेरे चारों साथियों के वेपन्स को भी भले ही डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दे, उसकी खतरनाक बैकलेस पावर उसके अंदर भी ट्रांसफर होगी और उसी बैकलेस की वजह से वो वहीं पे ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी शिफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझसे दूर हट जाता है, तो फिर तो मेरे पास में इसकी ड्रैगन सोल को खत्म करने का एक काफी अच्छा मौका होगा, जिससे भी ये किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मुझे तो डर इस बात का है कि ये पहले की तरह ही अपनी सोल का कोई और वेरिएंट ना बदल दे और सीधा कहीं मुझको ही खत्म न कर दे। कहते हैं ना, सफलता और असफलता ये दोनों ही छोटी छोटी बातों के ऊपर निर्भर करती हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे सब चीज को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। इसी के साथ में हमें फिर से ज़ूफेन की साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन ने अब बिना जरा भी देरी करे अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ में उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर दिया होता है और अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्लैश के साथ में ज़ूफेन उन सभी के स्पिरिचुअल वेपन्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर डालता है। उस वजह से वो सभी एल्डर्स भी उस हमले से घायल होते हुए पीछे की ओर गिरने लगते हैं। इतना खतरनाक अटैक करने की वजह से इधर ज़ूफेन को भी काफी ज्यादा बुरा बैकलैश मिलता है। इस वजह से ज़ूफेन के मुंह से काफी ज्यादा खून की उल्टी होने लगती है। इस सब के बावजूद भी इधर ज़ूफेन जिंदा खड़ा होता है। तो ये देख करके तो एल्डर किंग टियान शॉक होते हुए कहते हैं, इस बच्चे के अंदर तो अभी भी पहले की तरह हिलने डुलने जितनी पावर नहीं है और मेरी तीनों चॉइसेस में से उसने सबसे ज्यादा जल्दी मरने वाली चॉइस को ही चुना है। फिर तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हुआ। अब तक तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होंगे, और इसलिए अब वो दोबारा अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद अब जो कुछ भी बचा रह गया है उसे तो ये ओल्ड मैन अपनी फिस्ट के साथ
खत्म कर देगा और तुम्हारी ये ड्रैगन सोल मेरी इस फिस्ट का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसी के साथ एल्डर किंग टियान ज़ूफ़ेन के पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर एक जबरदस्त पंच दे मारते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस वजह से वहाँ पे चारों ओर धुआं फैल जाता है। लेकिन जब जैसे ही वो धुआं झड़ने लगता है तो इधर एल्डर किंग टियान काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ज़ूफ़ेन के डेमोनिक किंग का ब्लैक ऑरा पहले वाले एल्डर की तरह ही एल्डर किंग टियान को भी इस तरीके से जकड़ने लगता है। जब उन्हें उसके बारे में पता चलता है तो वो उससे ज्यादा नहीं घबराते और हंसते हुए कहते हैं कि ओ तो अब मुझे पता चला, क्रिटिकल मोमेंट पर तुमने मेरी पावर को डिसेबल करने के लिए अपने ड्रैगन को चेंज करके अपने डेमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे ऑब्जर्व करने के बावजूद भी मेरे पंच की जितनी पावर बचेगी वो भी तुम्हें घायल करने के लिए काफी रहेगी और मैं तुम्हें हर हाल में आज यहाँ पर मार ही डालूंगा। ज़ूफ़ेन, अब तुम्हारी बॉडी तो ऑलरेडी पहले ही यूजलेस हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब तुम अपने उस इंस्टेंट मूव का भी इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हारी ये ड्रैगन सोल भी अब बस कुछ क्षणों तक और ही सह पाएगी। अपने शरीर के साथ लड़के तुम भले ही हमारे लिए एक खतरा बन सकते थे, लेकिन खाली सोल के साथ तुम उसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाओगे और यहाँ पे मारे ही जाओगे। इतना कहकर के एल्डर किंग टियान वहाँ पे जोर जोर से मुंह फाड़ते हुए हंसने लगता है। तभी अचानक से उसे साइड से आवाज आती है कि एल्डर किंग टियान, आखिर आप यहाँ पे खड़े खड़े ये सब क्या कह रहे हैं? हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स तो अभी भी यहाँ पे हमारे हाथों में है, आखिर वो डिस्ट्रॉय कब हो गए? तो इधर एल्डर किंग टियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आखिर अब ये सब क्या चल रहा है? लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ी सी गोल्डन आई उसे घूर घूर कर ही देख रही होती है, जिससे इधर एल्डर किंग टियान काफी ज्यादा घबरा जाता है। अगले ही पल एक लाल कलर का शॉर्ट स्लैश आता है और एल्डर किंग टियान को बीच में से काट डालता है। किंग टियान को एक पल का भी बचने का समय नहीं मिलता। समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी उनके साथ में क्या हुआ। वो घबराते हुए डरते हुए पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उनके पीछे अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट किए हुए ज़ूफ़ेन खड़ा होता है और उससे कहता है कि वाकई में तुम काफी ज्यादा सतर्क व्यक्ति हो, लेकिन सतर्क व्यक्ति भी जीत के समय पर यहाँ पे अपनी वीकनेस को शो करा देता है और मैंने तो बस इसी चीज का फायदा उठाया, तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम मुझसे ये सब कुछ जीत गए हो। एल्डर किंग टियान यहाँ पे अभी भी आखिरी समय पे खत्म होते हुए पसीने में अपने मन में यही सोच रहे होते हैं आखिर कैसे यहाँ पर ये दो ज़ूफ़ेन हो सकते हैं। जब वो दूसरा वाला ज़ूफ़ेन उनकी आंखों के सामने धूल में गायब होने लगता है तो तब उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन था और वो वहाँ से दो टुकड़ों में कटी पतंग की तरह गिरते हुए अब यही कह रहे होते हैं क्या इस कमीने लड़के के पास में तो इल्यूजन्स की भी पावर्स थी। इसके साथ ही उन सभी के हेड एल्डर का खात्मा भी इधर ज़ूफ़ेन के हाथों हो जाता है और बाकी के सभी सोल हार्मनी के एल्डर्स बस ये सब हैरानी से देखते रह जाते हैं। एल्डर किंग टियान के बाद में अगला हेड एल्डर उनका ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर होता है, क्योंकि एल्डर किंग टियान के खत्म होने के बाद में गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्ला करके कहता है हमला करो, सभी के सभी एक साथ हमला करो। कोई भी प्लान कोई भी योजना नहीं है, हमें बस इस बच्चे को यहाँ पे आज खत्म करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिर हमें इसके लिए कोई भी कॉस्ट क्यों ना चुकानी हो, हमें बस इस बंदे को यहाँ पे खत्म करना है। साथ ही फिर वो सभी लोग और उनके साथ में बाकी के सभी एक्सपर्ट्स भी एक साथ मिलकर के ज़ूफ़ेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हमारे ज़ूफ़ेन के इंटरनली ऑर्गन्स काफी ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं और वो अब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। फिर भी वो इस सब से हार नहीं मानता, अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और उन सभी लोगों के सामने डट करके खड़ा हो जाता है। वो भी अब बिना किसी प्लान के निकल पड़ता है उन सभी लोगों से अकेले ही भिड़ने के लिए। के बाद जो कोई भी उसके सामने आता, ज़ूफ़ेन अपने बजर्क मोड में उन सभी लोगों को अपनी शॉर्ट स्लैशेस के साथ में खत्म करते जाता। कई सारे लोगों के मरने के बावजूद भी वो लोग अभी रुकते नहीं, तो सभी लोग अभी भी अपने नंबर्स के दम पर ज़ूफ़ेन पर भारी पड़ने लगते हैं। साथ ही उन सभी लोगों से लड़ते लड़ते इधर ज़ूफ़ेन की धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर दो अपने मन में यही सोचता है कि क्या मेरी आंखें ब्लर हो रही हैं, मुझे दिख नहीं रहा। फिर साथ ही ज़ूफ़ेन के आखिरी पल में ज़ूफ़ेन को अपने किंग चैन की याद आती है और अपनी आंखें बंद करते हुए भी वो यही कहता है किंग चैन, मुझे अभी किंग चैन के लिए और समय निकालना होगा, मुझे इन लोगों को अभी और भी रोके रखना है। तरह ज़ूफ़ेन किंग चैन कहते हुए उसके नाम को पुकारता है और फिर से एकदम बजर्क मोड में आते हुए उन सभी लोगों को अपनी शॉर्ट स्लैशेस के साथ में हमला करने लगता है। हमें एक डार्क नाइट का सीन दिखाया जाता है पे आसमान में चांद निकला होता है और चारों ओर गुमनामी और शांति फैली होती है। कोई भी उस गुमनामी के खतरनाक मंजर को देख रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों को नीचे जमीन पे पड़े हुए एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हिलता है। इस वजह से वो सभी कोए भी वहाँ से डर करके भागने लगते हैं और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सल राइट्स एक्ट का ज़ाओडेज़ू होता है कि ज़ूफ़ेन के साथ लड़ी उस खतरनाक जंग से उठता है, घायल अवस्था में अपनी आंखें खोलता है। तो वो वहाँ पे उठते ही काफी हैरान और शौक हो गया होता है। वो यही सोचता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे और आखिर
उसके साथ में ये क्या हुआ। फिर अचानक से उसे किसी तरीके की गंदी स्मेल आने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर जब वो उस स्मेल को देखने के लिए अपने इधर उधर चारों ओर देखता है, उसे अपनी आंखों के सामने एक मौत का खतरनाक मंजर दिखता है। यूनिवर्सल रियलिटी सेट के कई सारे एक्सपर्ट्स की बॉडी वहाँ पे बेजान पड़ी होती है। देख करके तो ज़ाओ डुज़ू खौफ के मारे घबरा जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिर हम लोगों को एक इतना बड़ा डैमेज कैसे मिला और अब आखिर क्या चल रहा है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब मैं इतने बड़े नुकसान को अपने ऊपर कैसे झेल पाऊंगा। आखिर वो लड़का ज़ूफेन कहाँ है, वो अब तक मारा गया होगा, है ना। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से एक जोरदार धमाके की रोशनी नजर आती है। इसे सुनकर के तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तेजी से उसी ओर भागते हुए अपने मन में घबराते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इतने लंबे समय के बावजूद भी ये बैटल अब तक खत्म क्यों नहीं हुई। वो तेजी से यूं ही भागते भागते उन लोगों के पास में आता है। उसके सामने उसके यूनिवर्सल रियलिटी सेट के और भी कई एक्सपर्ट्स वहाँ पे खड़े होते हैं। ज़ाओ डुज़ू देखता है कि उन्हीं के बीच में उसके वो चारों सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर्स भी अभी जिंदा खड़े होते हैं। लेकिन जब वो उन एल्डर्स के भी आगे का नजारा देखता है तो उस नजारे को देख करके उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने वो भयानक मंजर होता है जहाँ पे कि ज़ूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग और साथ में ज़ूफेन अपनी स्वॉर्ड लेकर के अभी भी उस जंग में खड़ा होता है। अभी तक इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी ज़ूफेन बैटलफील्ड में अपनी फुल रेंज में खड़ा होता है। देखिए अभी भी अपने सामने डटकर खड़े होते हुए देख करके तो सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट्स भी घबरा गए होते हैं और कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। ज़ूफेन अभी भी उन लोगों के ऊपर अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड तान करके सीधा खड़ा होता है, मानो कि जो भी आगे बढ़ेगा वही पहले मारा जाएगा। इससे तो वो सोल हार्मोनी के ग्रीन एल्डर भी वो काफी ज्यादा शॉक और घबरा गए होते हैं और उसे इस तरीके से देखते हुए कहते हैं कि क्या ये लड़का ज़ूफेन वाकई में कोई इंसान है भी। हमने उसकी बॉडी उसके शरीर को इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि उसके इनर ऑर्गन्स पूरी तरीके से कुचल दिए गए हैं। फिर भी उसने इस सिचुएशन में भी हमारे एक और एल्डर की हत्या कर दी। उसने हमारे 500 में से 400 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भी खत्म कर डाला, साथ ही हमारे 5 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर्स को। इसकी वजह से अब उसकी बॉडी और सोल दोनों ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी हैं। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इस सब के बावजूद भी वो यहाँ पे हमारे सामने जिंदा खड़ा है। आखिर ये तभी मरेगा जब हम उसकी सोल के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। उनके पीछे वाला एल्डर भी कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा मजबूत है और क्या ये वाकई में रेडियन स्टेज पर है भी। तो तभी उनका तीसरा एल्डर भी कहता है कि हाँ, मगर लेकिन अगर हम इसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएंगे तो मुझे डर है कि हम सभी उतने में ही नष्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि ये यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अगर मैं जानता हूँ कि इसकी बॉडी एक ज़ॉम्बी की तरह ही बिल्कुल मजबूत है और अगर अब भी हमें इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मुझे यकीन है कि हमें उसकी एक काफी हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। एल्डर की बात सुन ग्रीन हेयर वाले एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, वाकई में तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वक्त उन तीनों एल्डर्स की बात सुनने के बाद में ज़ाओ डुज़ू भी पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे आप सिर्फ 3 एल्डर्स ही रह गए हैं? आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे उठा लिया? 5 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर्स और 400 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट सभी के सभी आखिर वो ऐसे कैसे मारे गए? कहते हुए ज़ाओ डुज़ू तो पूरी तरीके से टूट गया होता है। वो ज़ूफेन के सामने घुटनों पर आते हुए उसे चिल्ला करके कहता है, ज़ूफेन आखिर तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो? आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते? मैंने खुद पर्सनली जाकर के सेक्ट से इस मिशन की परमिशन ली थी, लेकिन अब इतने सारे लोगों की मौत के बाद आखिर मैं इस बारे में उन लोगों को कैसे समझाऊंगा? मेरे साथ 500 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट और 8 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर वो सभी यहाँ पर मेरे साथ में इस मिशन पर भेजे गए, लेकिन एक पूरे दिन की लड़ाई के बावजूद भी यहाँ पर एक रेडियन स्टेज के लड़के को भी नहीं पकड़ पाए और यहाँ तक कि इतने सारे लोगों को खो चुके और साथ ही 5 एल्डर्स को भी। फैन आखिर तुम हो क्या चीज? तुम आखिर यहाँ पर मर क्यों नहीं जाते? बस आखिर क्यों यूं ही मेरे यूनिवर्सल रियलिटी सेट के 500 लोगों के साथ में लड़ते जा रहे हो? पूरे एक दिन तक तुम्हारे साथ में फाइट लड़ने के बावजूद भी हम लोग तुम्हें हरा नहीं पा रहे। तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। तुमने मेरा फ्यूचर, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ज़ाओ डुज़ू पूरी तरीके से टूट करके रोते रोते ये सब कह रहा होता है। अभी उसके सेट का एक डिसाइपल उसे बताता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आपको नहीं पता हम लोग यहाँ पर इससे लगातार एक दिन से नहीं बल्कि 3 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसे सुनकर के तो भाई ज़ाओ डुज़ू और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उस लड़के से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर लगातार 3 दिनों तक हमारे साथ में टिका रहा है? ज़ाओ डुज़ू 3 दिनों की कहता ही है कि तभी वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हा, तो अब मुझे पता चला। अब तक यहाँ पे मुझे लड़ते हुए पूरे
3 दिन हो गए हैं। अगर वाकई में ऐसी बात है तो अब तुम लोग चाह करके भी यहाँ पर किंग चैन का पीछा नहीं कर पाओगे। जूफेन के हाथों से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और वो भी सीधा नीचे जमीन पर जा गिरता है। तो ये सब देख करके तो वो एल्डर्स की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर वो 3 दिन के सुनते ही ऐसे कैसे गिर गया। मगर तभी इधर जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग की सोल भी अपने आप डिसअपीयर होने लगती है और वापस जूफेन की बॉडी में समाहित हो जाती है। जूफेन जैसे ही नीचे जमीन पर गिरता है उसकी सारी पावर्स, उसका सारा ऑरा खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाता है। जूफेन बिना किसी हरकत किए नीचे बिल्कुल बेजान की तरह पड़ा रह जाता है। तो उसे वहाँ पे इस तरीके से गिरता हुआ देख करके वो एल्डर भी जूफेन को चेक करने के लिए उसके पास में जाते हैं और फिर वो जूफेन को करीब से देखते ही पहचान जाते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि अब मुझे समझ में आया, ये तो ऑलरेडी मारा जा चुका है। तो जाओ डेज़ू को एक बार पे भी यकीन नहीं आता, इसलिए वो दोबारा एल्डर से पूछता है कि क्या वो मारा गया। लेकिन अभी एक पल पहले तो वो यहाँ पर बिल्कुल सीधा खड़ा था, आखिर अब वो बिना कुछ किए ऐसे कैसे मारा गया। तो वो एल्डर उसे बताते हैं कि ये बंदा अपनी आखिरी सांसें रोक करके हमें उन लड़कियों का पीछा करने से रोक रहा था और सिर्फ अपनी उस एक सांस के साथ ही उसने हमें यहाँ पर पूरे 3 दिनों तक रोके रखा। दरअसल तो उसका शरीर तो यहाँ पर बहुत पहले से ही मारा जा चुका होगा, लेकिन सिर्फ केवल उसकी रिमेनिंग सोल ही शेष रह गई होगी कि यहाँ पर उसकी आखिरी इच्छा, उसकी आखिरी विश को पूरा करती रही। और यहाँ पर जब उसकी वो आखिरी इच्छा पूरी हो गई, जब उसे पता चला कि उसका वो कार्य पूरा हो चुका है, उसने जो सोचा वो हो चुका है, अब उसकी सोल भी यहाँ पे पूरी तरीके से जा चुकी है और अब ये पूरी तरीके से मारा जा चुका है। He is dead now। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जूफेन अनकॉन्शियस नीचे जमीन पर पड़ा हुआ होता है। उनमें से एक बंदा जूफेन को चेक करने के लिए उसके पास जाता है और सभी लोगों को बताता है कि ओह, अब मुझे समझ में आया कि ये ऑलरेडी मर चुका है। बात पर जाओ डेज़ू को अभी भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो एल्डर से पूछता है कि क्या आखिर वो अब कैसे मर गया। अभी तो वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक सीधा खड़ा था। तो वो एल्डर उसे बताते हैं कि हाँ, मगर लेकिन सिर्फ अपनी एक आखिरी सांस के ऊपर ही। उसने अपनी उस आखिरी सांस के साथ में हम सब लोगों को पूरे 3 दिनों तक यहाँ पर रोके रखा ताकि यहाँ पर हम लोग चाह करके भी उन लड़कियों का पीछा न कर पाए। क्योंकि इसकी बॉडी तो काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ इसकी सोल ही इसको अब तक चला रही थी। और अब जैसे ही उसकी वो आखिरी इच्छा पूरी हुई तो अब उसकी सोल भी यहाँ से उसे छोड़ करके चली गई, जिसका मतलब अब ये बंदा जूफेन यहाँ पे पूरी तरीके से मारा जा चुका है। लेकिन मानना पड़ेगा, हमारे दिए गए 108 गहरे घावों के बावजूद भी ये बंदा दृढ़ निश्चय तक अब तक खड़ा रहा, जिसमें दूसरा वाला बंदा कहता है कि ओ, तो वो पहले ही मारा जा चुका था, जिसका मतलब पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक चलते फुटते मुर्दे से फाइट लड़े जा रहे थे। तीसरा वाला एल्डर बताता है कि जब किसी दूसरे इंसान की बॉडी कभी भी डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी सोल भी उसी के साथ में बिखर जाती है। लेकिन वाकई में ये बंदा सचमुच में कमाल था, अपनी आखिरी से आखिरी सांस तक को अपनी सोल से बांधे रखा और अब तक डट के लड़ता रहा। मुझे अब तक बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि एक ऐसी इच्छा शक्ति, एक ऐसी विल पावर एक डिमोनिक कल्टीवेटर के पास में हो सकती है। ये तो बिल्कुल एक ट्रू हीरो की इच्छा शक्ति के बराबर की है। तो तब ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर भी कहता है कि हाँ, ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना। वो तो सिर्फ एक अभूतपूर्व मॉन्स्टर है। ये मत भूलो कि उसने अपनी इस बुरी तरीके से घायल सोल को और अपनी इस टूटी फूटी बॉडी को कंट्रोल करते हुए यहाँ तक हम लोगों के साथ में पूरे 3 दिनों तक जंग लड़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक बंदा आखिर कितना भी ज्यादा हीरोइक क्यों ना हो, मगर लेकिन एक बंदे की आखिरी सांस एक इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकती है। आखिर अपनी बॉडी और सोल के ऊपर इतना ज्यादा जबरदस्त कंट्रोल कौन ही रख सकता है। इस तरीके की चीज को हमारे लिए यहाँ पर जिंदा छोड़ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो ग्रीन बियर्ड वाले एल्डर की ये बात सुनकर तो बाकी के दोनों एल्डर्स भी उसकी बात पर पूरी तरीके से सीरियस हो जाते हैं। इधर ग्रीन बियर्ड वाले एल्डर को पता होता है कि जूफेन यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर से जूफेन के ऊपर एक अपना आखिरी हमला करता है। लेकिन तभी आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही करारी लात की पावरफुल किक उसके सीधे मुंह पे जाकर के लगती है। स्लो मोशन में उसका मुंह तो टूटता ही है, मगर उसके साथ साथ वो कई किलोमीटर दूर जाकर के भी गिरता है और वहीं पे मारा जाता है। और उस एल्डर के खत्म होने की वजह से वहाँ पे जो धमाका हुआ था वहीं पे काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है। बाकी के दोनों एल्डर्स को तो अभी समझ में नहीं आया होता है कि आखिर अभी अभी उनके सामने क्या हुआ। अचानक से उनका एक एल्डर इतनी ज्यादा पीछे जाकर के कैसे गिरा। के लिए वो पीछे मुड़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर किसकी अब यहाँ पे हमारे बीच में टांग अड़ाने की हिम्मत हुई। मगर जिस बंदे ने उस एल्डर के यहाँ पे लात मारी होती है, जाओ डेज़ू ऑलरेडी उस बंदे को जानता है और उसे वहाँ पर जूफेन की मदद करते हुए देख करके वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये लेन, आखिर ये तुम कैसे हो
सकते हो। भाई डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज़ूफेन का सबसे बड़ा राइवल अब यहाँ पर ज़ूफेन का दोस्त बन चुका है और यहाँ पर ज़ूफेन को बचाने के लिए आया है। अब इधर येलिन ज़ूफेन को अपने कंधे पर उठा करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उन सभी लोगों से कहता चाहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर इसे मारना चाहते हो? कि नहीं, तुम लोग इस चीज के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तो इधर येलिन का नाम सुनकर के यहाँ पे वो दूसरा वाला एल्डर भी रुक जाता है और उसकी बात सुनने के बाद में अपने मन में कहता है कि येलिन ये तो डबल ड्रैगन गैदरिंग का वही रनर अप है, ये तो ज़ूफेन के साथ बिल्कुल उसके बराबर लेवल पर है, यहाँ तक कि ये कुछ चीजों में ज़ूफेन तक को पीछे धकेलने में सक्षम है। तो एक इस तरीके का एक्सपर्ट बिल्कुल ज़ूफेन के सेम लेवल का ही होना चाहिए। मगर लेकिन आखिर वो ज़ूफेन को बचाने के लिए यहाँ पर क्यों है? हम लोग तो पहले ही इसके लिए काफी कुछ चुका चुके हैं और अगर अब हमें इस सब के बावजूद भी किसी तरीके की सफलता नहीं मिली तो फिर आखिर हम सेक्ट में वापस जाने के बाद में अपना क्या मुंह दिखाएंगे? सोचते सोचते वो एल्डर येलिन को ज़ूफेन को ले जाते हुए देखता है और उससे कहता है कि येलिन, तुम्हारा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट तो एक राइटियस एक्ट है, बिल्कुल हमारे यूनिवर्सल राइटियस एक्ट की तरह। येलिन, हमने तुम्हारे इस महान नाम को सुना है, तुम हमारे राइटियस पाथ के आने वाले भविष्य हो, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर एक इस तरीके के डेमोनिक कल्टीवेटर की मदद करने के लिए क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता है, लेकिन अगर हम अभी उससे छुटकारा नहीं पाते हैं तो आने वाले समय में ये हमारे राइटियस सेक्टों के लिए एक बेहद ही ज्यादा भयानक क्लैमिटी, एक विपत्ति लाएगा और मुझे यकीन है कि तुम किसी का अधीन तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहोगे और ना ही तुम ये चाहोगे कि वेस्टरलैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी का खिताब एक डेमोनिक कल्टीवेटर के हाथों में हो। आज यहाँ पर हमारे यूनिवर्सल राइटियस एक्ट ने उसे यहाँ पर पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए अपना कदम रखा है ताकि हम यहाँ पर डीमंस को खत्म करके वेस्टरलैंड के राइटियस पाथ को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए तुम बस यहाँ पर इस चीज को अनदेखा कर दो और इस लड़के ज़ूफेन को यहीं छोड़ जाओ और मैं वादा करता हूँ फिर इसके लिए तुम्हें कोई डांट नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हें कोई सन की या फिर जेलस इंसान कहेगा। तुमको यहाँ पर अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे और तुम यहाँ पर मशहूर हो जाओगे और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल एक तीर से दो निशाने मारने जैसा हो जाएगा। तो एल्डर की ये सारी बातें सुन येलिन चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास करना बंद कर। एक लूजर होता है और एक विनर होता है। मैं कभी भी तुम्हारी इस तरीके की घिनौनी योजनाओं में शामिल होकर के अपने आप को इतना नहीं गिराऊंगा और एक सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर होने के रूप में मैं अपने नाम को इतना ज्यादा कलंकित कभी नहीं करूंगा। तो अब इधर येलिन के मुंह से एक सीक्रेट बीस्ट का नाम सुनकर तो वो दोनों ही एल्डर की आंखें खुली रह जाती हैं और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर? येलिन कहता है कि तुम तो बस इस मोर्टल डोमेन के नीच और घटिया लोग हो और मेरा तुम लोगों से बात करना मंदबुद्धि लोगों से बात करने जैसा है और शायद इस दुनिया में मेरे जैसा सिर्फ यही एक इंसान है। तब देखते हुए येलिन ज़ूफेन की हालत की ओर देखता है जो कि अभी भी अनकॉन्शियस होता है। तो ये सब देखते हुए फिर येलिन अपने मुंह से एक छोटे से ब्रेथ एसेंस को बाहर निकालता है जो कि अभी दिखने में तो बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा होता है, लेकिन उससे निकल रही भयानक पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होती हैं। उनसे दूर खड़े उन इथेरियल स्टेज और सोल हार्मनी स्टेज के सभी एक्सपर्ट्स की भी फटके चौसठ हो जाती है। उस ब्रेथ एसेंस ने निकल रही डेंजरस पावर उनकी सोच से कहीं गुना भयानक होती है। उस चीज की भयानक पावर्स को देख करके तो ज़ाओ डेज़ी घबराते हुए येलिन से पूछता है येलिन व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज है? येलिन सिर्फ मुड़ते हुए से इतना कहता है कि एक मरे हुए इंसान को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है और आखिर भला तुम्हारे साथ में कौन ही खड़ा होगा। करके येलिन ज़ूफेन को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। पीछे रह गया येलिन का वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका बड़ी तेजी से उन सब लोगों की ओर ही जाता है और वो सभी लोग उस चीज को बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। और जब ज़ाओ डेज़ी भी उसे अपनी करीब से देखता है तो वो चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे याद आया। और अगले ही पल उस ब्रेथ एसेंस से भयानक तरीके की गोल्डन एनर्जी अनलेस होने लगती है। इसके बाद वहाँ पे एक इतना बड़ा धमाका होता है कि सिर्फ एक ही पल में वो सभी लोग वहाँ पे खाक में मिल जाते हैं। भी एक सेकंड के लिए वो उस भयानक आग को सह नहीं पाता, लेकिन उस खतरनाक डिस्ट्रक्शन को करने के बाद में बस चुपचाप ज़ूफेन को लेकर के वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ और सिर्फ उस भयानक तबाही को। उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है वहाँ से काफी दूर एक जगह का, यहाँ पे किंग चेन और वो तीनों लड़कियां अभी भी तेजी से उड़ते हुए डबल ड्रैगन गैदरिंग की ओर ही जा रही होती हैं। उड़ते उड़ते डेनियर किंग चेन से कहती है कि सिस्टर किंग चेन, हमें अब तक पूरे 3 दिन हो चुके हैं, अब तक उन्हें हमारा पीछा नहीं करना चाहिए, तो चलिए थोड़ा आराम करते हैं। तो रूहा भी कहती है कि हाँ किंग चेन, तुमने अपनी इस सैडनेस में अपना सब कुछ झोंक दिया है, चीज से तुम अपने आप को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हो, इसलिए अब थोड़ा सा आराम कर लो। शायद ज़ूफेन भी वहाँ से बचने के बाद में शायद हमारी बराबरी कर हमारे पास आ जाए। चेन कहती है कि नहीं, ज़ूफेन ने यहाँ पर हमें बच कर निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है, तो फिर आखिर हम उसे ऐसे कैसे निराश कर सकते हैं। इसलिए अब हम लोग सिर्फ तभी रुकेंगे जब हम लोग डबल ड्रैगन मैनर पहुँच जाएंगे। इनके इतना कहने के साथ ही उन लोगों के
पीछे भी वो भयानक डिस्ट्रक्शन दिखाई देती है, क्योंकि इतनी ज्यादा भयानक होती है कि कई 100 किलोमीटर भी उन्हें दिखाई पड़ती है। और उसकी उस भयानक आवाज को सुन वो तीनों लड़कियां वहीं पे शब्द रह जाती हैं। तो अचानक किंचन और दोनों लड़कियां रुकती हैं और पीछे मुड़ करके उस भयानक डिस्ट्रक्शन को देखती हैं। इधर किंचन की तो उस भयानक डिस्ट्रक्शन को देख करके आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस खतरनाक धमाके में एक इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई होती है। इतनी ज्यादा दूर आने के बावजूद भी उन्हें वो डिस्ट्रक्शन दिखाई पड़ती है और आधे से ज्यादा जंगल उसमें जल जाता है। टर्नर उसे और शॉक होकर के देखते हुए कहती है कि वो जगह तो वही है ना जहाँ पे कि ब्रदर जू उन लोगों के साथ में फाइट लड़ रहे थे। कहता हुआ देख फेरिसू जल्दी से डैनियल को शांत कराती है। लेकिन तभी इधर हमें सिस्टर चूचू यानी कि किंचन की ओर दिखाया जाता है। वहाँ पे उस नजारे को देखते हुए बुरी तरीके से कांपने लगती है और जूफेन के लिए बेहद ही ज्यादा परेशान होते हुए उसे आवाज लगाती है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो येलिन ने वहाँ पर आग लगाई थी वो पूरे जंगल में फैल चुकी थी और किंग चैन, रोहुआ और डानहेर वो तीनों ही उस आग की तरफ देख रही थी। लेकिन जैसे किंग चैन उधर देखती है वो घबराने लगती है और उसको लगता है कि जूफेन अब मर चुका है और वो बार बार जूफेन का बस नाम ले रही थी और उस आग की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन रोहुआ उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, किंग चैन क्या तुम पागल हो चुकी हो? अगर तुम इतनी ज़्यादा तेज आग में जाओगी तब तुम तुरंत ही जलकर मर जाओगी। लेकिन किंग चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। किंग चैन इतना बोलती है कि उसके पीछे से कोई गर्दन पर मार देता है और उस स्ट्राइक से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर डानहेर रोहुआ से पूछती है, सीनियर सिस्टर अब हमें क्या करना चाहिए? उसकी बात सुनकर रोहुआ अपने मन में सोचती है, मैंने इतनी डिग्निफाइड और एलिगेंट वुमेन को ऐसे जंगलियों की तरह एक्ट करते हुए नहीं देखा है। ये बस यही दिखाता है कि वो जूफेन की कितनी परवाह करती है। और फिर रोहुआ आगे से डानहेर से बोलती है, किंग चैन को डबल ड्रैगन मैनर में ले चलो, वही ऐसी जगह है जहाँ पर हम सभी सेफ रहेंगे। जिस पर कि डानहेर बोलती है, लेकिन ब्रदर जूफेन का क्या? तो रोहुआ बताती है, ये इन्फर्नो मतलब कि ये आग कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम हैंडल कर सकते हैं, बस हम यही होप कर सकते हैं कि वो भगवान के दया से बच जाए। और फिर रोहुआ हिचकिचाते हुए बोलती है, लेकिन इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बीच से निकलना शायद ये इम्पॉसिबल है। अब जूफेन के सर्वाइवल के लिए कोई भी होप नहीं बचा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्वेंगर जोर से चिल्लाती है जूफेन और उसकी ये आवाज़ उस पूरे मैंसन में फैल जाती है। और स्वेंगर की ये आवाज़ सुनकर यूनहाई, उसकी बहन और सर लेंगुचेंग वो तीनों ही वहाँ पर आ जाते हैं। और यूनहाई स्वेंगर से पूछता है, स्वेंगर अभी तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई हो? तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ चिल्लाया है, तुमने यहाँ पर सभी को डरा दिया, क्या कुछ हो गया है? जिस पर कि स्वेंगर रोते हुए बताती है, सिस्टर यूनसेंग जूफेन वो अब मर चुका है। स्वेंगर की बात सुनकर यूनहाई, उसकी बहन और लेंगुचेंग के चेहरे से पूरा एक्सप्रेशन उड़ जाता है। और फिर यूनहाई मामला संभालते हुए बोलता है, स्वेंगर ये तुम क्या बोल रही हो? ब्रदर जूफेन की शादी लॉर्ड चू के साथ हुई है और वो सेक्स लीडर भी हैं, उन्हें इस समय खुश होना चाहिए, ना कि। उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए स्वेंगर बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। जूफेन पूरे पूल ऑफ ब्लड के अंदर गिरा हुआ था और फिर कुछ गोल्डन फ्लेम्स आई और उस पूरे एरिया को उन्होंने घेर लिया। और स्वेंगर ये सभी चीज़ें रोते हुए बता रही थी और उसकी बातें सुनकर मिस लू वो गिरने लगती है, लेकिन यूनहाई उसे संभाल लेता है। फिर सर लेंगुचेंग आगे बोलते हैं, क्लैन हेड सिस्टर स्वेंगर इस एम्पायर की हॉली मेडन है और ये जो कुछ भी इस वर्ल्ड में हो रहा है उसके कुछ सीन्स को देख सकती है और शायद से स्टीवर्ट जू वो किसी बाहरी मामले में फंसे हुए होंगे। लेकिन स्वेंगर की ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसे हम सभी मना नहीं कर सकते हैं और सभी चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं जैसा कि मुझे डर था और ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी हो गई। सर लेंगुचेंग की बात सुनकर यूनहाई तुरंत बोलता है, गार्ड्स जल्दी से डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट में एक स्पाई भेजो और तुरंत मुझे रिपोर्ट करके बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ है। और फिर अगले सीन में हम लोग एल्डर युआन को देखते हैं जहाँ पर वो बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उनको पता चल गया है कि नहीं कि जूफेन मर चुका है। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है और वो बोलते हैं, बाहर कौन है? तब बाहर से आवाज़ आती है, मास्टर ये आपका डिसाइपल है और मैं अपने रिस्पेक्ट्स को पे करने के लिए आया हूँ। जिस पर कि एल्डर युआन बोलते हैं, जी वे तुमने ये काम सेंचुरी से नहीं किया है, तब तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम ये हैबिट फिर से पकड़ रहे हो? जिस पर कि बाहर से जीवे हंसते हुए बोलता है,
हे मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतने समय से सेक्ट लीडर बना था, इसीलिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने मास्टर को कोई रिस्पेक्ट पे करूं। लेकिन अब जबकि मैं सेक्ट लीडर के पोजीशन से हट गया हूं, तो इस समय मैं फ्री हूं और ऑफ कोर्स मुझे उन सारे ईयर्स का कंपनसेशन करना है। जिस पर कि एल्डर इवान बोलते हैं तुम अंदर आ सकते हो। तो जीवे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगता है और वो अपने घुटने पर आ जाता है और बोलता है मास्टर मैं आपको अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए आया हूँ। जिस पर कि एल्डर इवान बोलते हैं कोई भी मंदिर में बिना किसी वजह के नहीं जाता है। जीवे तुम अपने खुद के किसी रीजन के कारण आए हुए होगे, ना कि मुझे रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। जिस पर कि जीवे हंसते हुए बोलता है मास्टर मेरे विचार आपसे छुप नहीं पाते हैं, और मास्टर जो आपने मुझसे 1 महीने पहले बोला था मैंने उस पर बहुत ही विचार किया, और मैं विचार करने के बाद आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक दूसरा चांस दीजिए जिससे कि मैं नया शुरू कर सकूँ। उसकी बात सुनकर एल्डर इवान बोलते हैं क्या तुम चाहते हो कि तुम सेक्ट लीडर बन जाओ? तो जीवे बोलता है हाँ, और एक नेशन बिना किंग के नहीं रह सकता है, और ये सेक्ट पे भी अप्लाई होता है। और जब से जूफेन डबल ड्रैगन मैनर में गया है तब से वो सेक्ट लीडर भी है, लेकिन उससे सीट खाली हो चुकी है। लेकिन अगर ये कुछ दिनों का मैटर होता तब ये चल जाता, लेकिन वो 10 साल से भी ज़्यादा बाहर रहेगा, और अगर वो बाहर रहेगा तो सेक्ट के अंदर के मामले कौन संभालेगा? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सेक्ट लीडर बना दीजिए। उसकी बात सुनकर एल्डर इवान बोलते हैं चिंता मत करो, यहाँ पर मैं भी हूँ, और इसके साथ साथ और भी ढेर सारे वेनरेबल्स हैं जो कि मदद। उसकी बात को बीच में रोकते हुए जीवे बोलता है मास्टर आप हाई वेनरेबल हैं, और अगर आप सेक्ट के मामले अपने आप से संभालेंगे तब सेक्ट में गलत रूमर्स फैल सकते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इससे हाई वेनरेबल एंशिएंट रूल्स को तोड़ना चाहते हैं और खुद से ही सेक्ट लीडर बनना चाहते हैं। जीवे की बात सुनकर हाई वेनरेबल गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुमने अभी अभी क्या कहा? और वो उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं मैं ओपन मैन हूँ और सारे सेक्ट के मामले ही संभालता हूँ, और मैं जूफेन के जगह कुछ सालों तक डिसीजंस लूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेक्ट लीडर बन जाऊँगा, और जब वो वापस आएगा तब वो दोबारा अपनी सेक्ट लीडर की ड्यूटी कर सकता है। उनकी बात सुनकर जीवे बोलता है मास्टर आप हार्टलेस हैं, आप में दिल नहीं है, कि आप मुझे एक चांस नहीं दे सकते हैं? और फिर जीवे चिल्लाते हुए बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इन सालों में आप पब्लिक के ओपिनियन को देखिए, मैं जब वापस आ जाऊँगा तब कोई भी जूफेन को फॉलो नहीं करेगा, और फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्ट लीडर रहेगा और वो होगा जीवे। उसकी बात सुनकर एल्डर इवान बोलते हैं जीवे अब मुझे समझ में आ गया कि जो मैंने तुम्हें बताया था तुमने उस पर विचार नहीं किया है। पब्लिक ओपिनियन तो सिर्फ एक सेक्ट लीडर बनने का मेथड है, लेकिन जो रियल चीज़ चाहिए वो विजडम है, वो ज्ञान है, और उसी चीज़ से लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, और अगर ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा तब तुम उनके दिलों को बस कुछ ही समय तक जीत पाओगे, लेकिन उसके बाद वो फिर से तुम्हें छोड़ देंगे। और जब तुम डाओ का मतलब समझोगे तब हम दोनों आपस में बात करेंगे कि सेक्ट लीडर कौन बनेगा। एल्डर इवान की बात सुनकर जीवे एक ईविल सी स्माइल देते हुए बोलता है मास्टर आप बस ऐसी ही बातें बता रहे हैं, डाओ जैसी अनरियल चीज़ इसको कोई कैसे अचीव कर सकता है? आप बस इसको एज ए एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं जिससे कि मैं सेक्ट लीडर बन ना पाऊँ। वेल ये आपकी चॉइस है। और इस पैनल का सीन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवे को पता चल चुका है कि जूफेन मर चुका है, और शायद ये एल्डर इवान का लास्ट दिन है, और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।